आज हमारा समाज कल्याण विभाग के तहत एक हमारी सिरतार संस्थान है रोहतक में, उसकी हमने गवर्निंग बॉडी की आज 7th मीटिंग थी और उसमें कई एजेंडा आइटम्स में आज हमने चर्चा की। क्योंकि सिरतार एक ऐसी संस्थान है दिव्यांग जन बच्चों के लिए जो देश के अंदर उड़ीसा के बाद पहला स्थान रखती है। एक ऐसी संस्था उड़ीसा में है, नॉर्थ इंडिया में तो कोई संस्थान इसके लेवल का है ही नहीं है। और उसके अंदर हम बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे हो, दिव्यांग बच्चों का, इस प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट वो चलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो। उसमें बहुत सी तो पिछली बैठक को उसको रिव्यू करना था, जो हमने पहले पिछली बैठक में एजेंडे पास किए थे, और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस संस्थान को हम इंडिया में नंबर 1 पर लेकर आना चाहते हैं। कुछ नए कोर्सेज शुरू करने की बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है NEP 2020, तो उन कोर्सेज को उस NEP के साथ जोड़ना हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारी डायरेक्शन भी है हमें। तो उसके लिए कुछ अलग बिल्डिंग्स, अलग क्लासरूम्स और हॉस्टल्स और उस प्रकार की लाइब्रेरी, उस प्रकार का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी आज गवर्निंग बॉडी ने अपनी अप्रूवल दे दी है। इसी प्रकार से पिछले लंबे समय से बहुत से ऐसे कर्मचारी जो वहाँ पर टेम्परेरी तौर पर काम करते थे, क्योंकि ये एक प्राइवेट संस्थान NGO संस्थान है, तो उसमें उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लेने के लिए भी एक एजेंडा था। तो लगभग 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से। उन लोगों को हमने गवर्निंग बॉडी में अप्रूवल कराया है कि उनको हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उनको रोजगार की गारंटी वाले सिस्टम में लेकर आने की हमने आज की मीटिंग में तय किया। और इसी प्रकार से वहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका बौद्धिक विकास किस प्रकार से हो, उसके लिए हमने हमारा PGI रोहतक का जो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक डिपार्टमेंट है, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी तालमेल किया है और उनके साथ उनके जो अंडर ट्रेनिंग बच्चे होते हैं वो भी उन बच्चों के साथ आए, उनके डॉक्टर्स भी आए, उनको जितना कोई थेरेपी है, कोई लैंग्वेज की सिखाने की बात है, वो एक प्रकार का कोर्स अलग से चलता है। उसमें हमारी B.Ed भी होती है, D.Ed भी होती है, M.Ed भी होती है, उस प्रकार का उनको करने की बात है। और दिव्यांग बच्चे जो वहाँ से ट्रेंड हो जाए उनको किस प्रकार से रोजगार में लेकर आना है और स्पेशल बच्चों को किस प्रकार से खेलों की ओर लेके जाना है, इस प्रकार की सारी चर्चाएं आज की हमने सिरतार की आज की बैठक में मेरे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों ने की है। सर मुख्य मकसद सर जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या पूरे प्रदेश में सर ये संस्था काम करती है? ये एक हमारे पास सीट रिजर्व हमने की हुई है बच्चे के एडमिशन के लिए, तो हम वो पूरे प्रदेश के बच्चे कोई भी जाके वहाँ पे उस बच्चे की एक हाँ नहीं 40 सीटें हैं हमारे। हाँ नहीं, वो डिसेबिलिटी का तो कोई पैमाना नहीं है, परंतु उसमें ये है कि काउंसलिंग होती है। क्या उस काउंसलिंग में बच्चा सीखने की पोजीशन में आएगा कि नहीं, हमारी मेहनत के बाद भी, तो हम उसको एडमिशन लेके उसको उस तरह की थेरेपी दे के उस प्रकार का उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करके उसको इस प्रकार की एक्टिविटी करके उसको सामान्य जीवन की ओर लेकर जाने का एक प्रयास रहता है। परंतु कुछ काउंसलिंग के अंदर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कभी भी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे या उस पोजीशन में ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कुछ वो करने की स्थिति में ही नहीं है कि मान लो 100% दिव्यांग है, वो तो बेड पे लेटा हुआ बेचारा, वो वहाँ नहीं काम कर पढ़ नहीं पाएगा, कुछ सीख नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे काउंसलिंग में इस लेवल पर हैं कि उनमें कुछ सीखने के पॉइंट आ सकते हैं, उस प्रकार का उनको एडमिशन हम देते हैं। उनके ऊपर और सीटें बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा है कि और सीटें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके उनको और सीटें भी बढ़ाई जाएं और बच्चों को भी वहाँ पर एडमिशन दिया जा सके। और हमारा वो डे बोर्डिंग भी है
और हॉस्टल भी है वहाँ पर। इस प्रकार के स्कूल, इस प्रकार की संस्थाएं और पूरे प्रदेश में कहीं कहाँ हैं और कहाँ नहीं, खोलने का प्राइवेट तो प्रयास संस्थाएं बहुत काम कर रही हैं। इसी प्रकार से हमारे 5-6 स्कूल हैं पूरे हरियाणा के अंदर। रायपुर रानी के अंदर है जो डीफएम डम, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जिनके कानों से बह रहे हैं, उनका एक विद्यालय यहाँ भी चलता है। इसी प्रकार से गुड़गांव में भी चलता है, इस प्रकार से करनाल में भी चलता है। वो 6 स्कूल और अलग हैं। और इसी प्रकार से श्रवण और तर्पण 2 संस्थाएं हमारी और हैं, वो भी इसी प्रकार से काम करती हैं इसी प्रकार के बच्चों के लिए। तो सभी के अलग अलग कैटेगरी के बच्चे, अलग अलग तरीके के उनके ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं। सर एक लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर सर नई बात आ रही है कि इकट्ठी राशि नहीं दी जाएगी, कुछ जमा होगा उनके अकाउंट में सर। नहीं, अभी वो कुछ, अभी शाम को 5 बजे एक रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और मैं भी उस मीटिंग में जाऊंगा। अभी सारा फाइनल उसमें करके क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सुझाव मैंने कहा था पहले भी आ रहे थे, तो उनमें से जो फाइनलाइज करना है, आज फाइनल हो जाएगा तो आज आपको बताएंगे, नहीं फाइनल होगा तो मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में आपको शेयर करेंगे। कई तरह की विचार दिमाग में चल रहे हैं। और कितने रजिस्ट्रेशन हुआ सर, अपडेट? अभी तक रजिस्ट्रेशन लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है और 6.5-7 लाख इस महीने, जब हम एक्चुअल डाटा तो मैं तब दे पाऊंगा, तो जिस दिन हम बटन पुश करेंगे पेमेंट का, वो आपको 1 दिसंबर के बाद आपको बता देंगे। परंतु रजिस्ट्रेशन अब बड़े हैं, 9 लाख प्लस से ज़्यादा चले गए। यानी जो चेंजेस करने थे सर वो आज शाम को तय होगा? रिव्यू मीटिंग है, फाइनल आज होगा, ये 2 दिन के बाद होगा या 10 दिन के बाद होगा, वो अलग है, परंतु रिव्यू मीटिंग आज रखी है। विचार चल रहा है सर इस- विचार चल रहा है। सर पंजाब के मंत्री विधायक ने कहा है कि अमन अरोड़ा है जो प्रधानमंत्री को हमने इसमें बुलाया था पंजाब में, बुलाया गया था, और लेकिन कहीं वो ना नहीं कहीं आए। वो इस शिक्षित तरीके का से अपमान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम ने अपमान किया साढ़े 300 साल वहाँ ना आकर 10 से 12 मिनट का प्लेन का रास्ता था, बड़ी आसानी से जा सकते थे, लेकिन वो देखिए, ये यदि अमन अरोड़ा, जो उनका प्रदेश का अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी का और शायद उनका कैबिनेट मंत्री भी है, उस प्रकार का बयान दुखदाई है और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से ज़्यादा संवेदनशीलता सभी धर्मों को लेकर शायद उन धर्मों के मानने वाले लोगों से भी ज़्यादा वो रखते हैं, और जिस श्रद्धा के साथ वो प्रत्येक धार्मिक आयोजन के अंदर किसी भी वर्ग जाति का हो उसमें वो हिस्सेदारी लेते हैं, उसके ऊपर आज तक तो देश में क्या दुनिया में कोई उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अमन अरोड़ा तो क्या चीज़ है। रही बात, उन्होंने निमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री जी ने यदि स्वीकार किया हो और फिर ना गए हों, फिर तो कोई बात हो सकती है। निमंत्रण तो आपको भी मिलते हैं, निमंत्रण प्रधानमंत्री जी को मिलते हैं, निमंत्रण मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, निमंत्रण हमें भी मिलते हैं। क्या सभी जगह जाने के प्रोग्राम बनते हैं क्या? इस प्रकार की बात कह के हम इतना बड़ा आयोजन कुरुक्षेत्र में किया, और कुरुक्षेत्र में भी 6 बज गए थे, 6:30 बज गए थे। वहाँ से अम्बाला भी बाय रोड ही आए हैं प्रधानमंत्री जी, अयोध्या भी गए। अयोध्या से आए थे। उसमें भी 4:30 बजे उन्होंने 4:10 पे कुछ पे लैंड किया, और 1-1.25 घंटे कार्यक्रम ये भी था, और अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी था उसके अंदर। उसके बाद हमारे ब्रह्म सरोवर पर महाआरती के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो कौन सा टाइम उन्होंने दिया था, कब किया था, और यदि अनंतपुर साहब जाना होगा तो अमन अरोड़ा से पूछ के थोड़े जाएंगे हम। अनंतपुर साहिब जाना होगा तो प्रधानमंत्री जी स्वयं जाएंगे, स्वयं प्रोग्राम बना लेंगे। और यदि इन्होंने निमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया हो और टाइम दे के ना जाए तो अलग बात है, परंतु एक बात को बिना बात के मुद्दा बना के राजनीतिक, वो इस प्रकार की बात मेरे ख्याल में शोभनीय बात नहीं है। एक सर रोहतक और बहादुरगढ़ में 2 खिलाड़ी दुखद, हाँ बिल्कुल दुखद है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं कि देखो, पॉलिटिकल माइलेज ले- वो अलग विषय हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति, जो बच्चे हमारे देश की एक धरोहर थे, एसेट्स थे, जिन्होंने आगे चलकर देश के लिए बहुत बड़ा काम, नाम भी करना था, काम भी करना था, परिवार का भी बहुत बड़ा सहारा थे दोनों बच्चे, उनका अकस्मात देहांत हमारे लिए भी दुखदाई है, सरकार के लिए भी दुखदाई है, और परिवार के सब प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी संवेदना प्रकट की, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे खेल मंत्री जी ने घोषणा उसी समय कर दी थी, परंतु इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए चिंता हम सबको करनी है और कर भी रहे हैं। सर, केंद्र सरकार की ओर से लेटर लिखा है सर पंजाब और हरियाणा को केंद्र सरकार ने कि आप लोग आपस में बात हिदायत दी गई।
SYL के मुद्दे को लेकर अच्छा वो विषय रह गया SYL को लेकर। आपस में हाँ वो ऐसा हमारी केंद्र सरकार बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले रही है और इस पे तनाव बढ़ने की बजाय इसका कोई मिलजुल कर हल निकल जाए इसकी चिंता केंद्र सरकार कर रही है। और बार बार देश के गृह मंत्री ने स्वयं चंडीगढ़ में आकर दोनों प्रदेशों की बैठकें ली हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि हिमाचल और राजस्थान के लोगों को भी उन्होंने साथ बैठाकर सारी बात की थी और उसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। हम भी तो इसके पक्ष में हैं, हरियाणा को हरियाणा का हिस्सा मिले इस बात की हम भी चिंता कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है। आपको लगता है सर पिछली जो बैठकें हुई, पिछली जो बातचीत हुई उसके दौरान जो पंजाब की तरफ से बातें की गई हैं, कही गई हैं कि हमारे पास पानी नहीं है देने को, वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। और जब उन्होंने पिछले दिनों इसमें गर्मी के सीजन में पानी रोका था और पानी रोकने के बाद हरियाणा के ऊपर इन्होंने जिस प्रकार का इन्होंने चार्जेस लगाए, रुकावट की, हरियाणा के लोगों को दिक्कत भी हुई, परंतु उसके बाद जब फ्लड आया तो फिर वहीं के लोगों ने, वहीं के जनप्रतिनिधियों ने सरकार के निर्णय को ही गलत ठहराया था। मुझे याद है कि उनके जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने स्वयं एक बड़े उच्च अधिकारी, शायद उसका नाम कृष्ण कोई IAS है, उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाए हैं कि ये जो बाढ़ आई है, ये जो जनधन की हानि हुई है, इसके लिए मेरा मुख्यमंत्री और मेरे सरकार का बड़ा अधिकारी दोषी हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पानी नहीं है। आज स्थिति क्या है आपसे और हमसे कोई छुपी हुई नहीं है, परंतु मानवता के नाते जो जिसका हक बनता है, अब मैं तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो तेरे पास पानी नहीं है, जिस समय बंटवारा देश की सरकारों ने किया था, जिसका जितना हिस्सा बनता था उसके देने के बाद यदि आपके पास पानी की कमी रहे तो फिर तो हम जिम्मेवार हो सकते हैं। यदि आप किसी को हिस्सा दे भी नहीं रहे और फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास पानी नहीं, ये हमारी जिम्मेवार सिरदर्दी थोड़ी है। आपकी जरूरतों को आपने बढ़ाना या घटाना आपने है। जिसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा देने के बाद आपको अपना देखना चाहिए ना। हमारी जिम्मेवारी, हमारे को जो हिस्सा केंद्र सरकार ने और जो उसमें बैठकर जो फैसला हुआ था उसके अनुसार जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए था वो हमारा अधिकार है, वो हम लेके रहेंगे, किसी की मदद पीछे नहीं हटेंगे। सर एक मामला वैसे तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है सर, लेकिन इनके इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी में कुमारी शैलजा की फोटो नहीं लगाई जाती, किसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो नहीं लगाई तूतू में भी होगी और बाद में एक दूसरे पर इस तरह की तीखा टिप्पणियां भी चल रही हैं। प्रोग्राम कौन से हो रहे हैं? वो तो लठ बजाने वाले काम चल रहे हैं उनके। प्रोग्राम नहीं करती कांग्रेस। कांग्रेस को तो कार्यक्रम करने की आदत ही नहीं है। उनको तो टांग खिंचाई करना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, अभी तो मुंह से बोल रहे हैं, अभी तो लात पैर भी चलेंगे इनके, फिर बाद में लठ भी चलेंगे। और इस प्रकार का वातावरण आज का नहीं है, कांग्रेस का सदा सदा से रहा है। और हिसार के अंदर जो घटना घटी, रामनिवास घोडेला ने जिस प्रकार के आरोप लगाए, संपत सिंह जो आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर गए, और इसी प्रकार से बहुत से अन्य लोग अंदर अंदर बोल रहे हैं, वो सामने आकर नहीं बोल रहे, सभी इसमें व्यथित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। और कांग्रेस की जो दुर्गति आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुई है और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई है, ऐसी दुर्गति आज तक कांग्रेस की कभी हुई भी नहीं है। सर क्षेत्र में प्रोग्राम किया गया, उस प्रोग्राम करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने को लेकर। कांग्रेस का अब ये आरोप है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, प्रदेश का कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम था, उसके बाद भी विपक्ष के कोई किसी भी नेता को सरकार की तरफ से इनवाइट नहीं दिया गया। ये विषय मेरे संज्ञान में तो अभी आया नहीं, परंतु ऐसी लापरवाही हरियाणा सरकार नहीं करेगी। सर्वदलीय बैठक यहीं पे बुलाई थी, मुख्यमंत्री जी ने रात्रि भोज भी किया था, सभी को निवेदन भी किया था। अब कितने कार्यक्रमों में कांग्रेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितनी यात्राओं में पार्टिसिपेट किए, इतनी यात्राएं निकल रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर शहीदी उसकी, तो तब तो वह कहीं नजर नहीं आई कांग्रेसी। अब वहाँ का उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पर निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया होगा तो फिर भी कौन से इन्होंने आना था।